वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल परिहार कॉमर्स क्लासेस। ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बातों को डिस्कस करता है और ज़्यादातर सिंपल लैंग्वेज में बातों को डिस्कस किया गया है ताकि जो समझ है आपकी टॉपिक्स की वो आसानी से बन पाए। सो दिस इज़ माय वीडियो नंबर 5 ऑन सेकेंड चैप्टर 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। If you have missed my previous videos on first and second chapter, don't worry, I have shared a link in description of my channel playlist where you will get all videos related to first and second chapter. And don't forget to subscribe my channel for latest updates. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स की, जिसमें से पहला टॉपिक है फ्योल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसके बाद जो 14 प्रिंसिपल फ्योल ने दिए थे उनमें से कुछ प्रिंसिपल्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और बाकी बचे हुए प्रिंसिपल्स को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो प्रिंसिपल हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो हैं डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन एंड यूनिटी ऑफ कमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। हेनरी फ्योल 1841 से 1925 एक फ्रेंच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट हैं जो 20th सेंचुरी में काफ़ी पॉपुलर रहे और इनकी जो साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन की थ्योरीज थी वो काफ़ी इन्फ्लुएंसिंग थी और उसने जो है आज का जो टाइम चल रहा है आज के टाइम पे भी इनकी थ्योरीज का यूज़ किया जाता है। एफ.डब्ल्यू. टेलर ने जहां फैक्ट्री में वर्कर्स के मैनेजमेंट की बात करी थी, जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में, और उन्होंने कुछ ऐसी टेक्निक्स दी थी जो काफ़ी हेल्पफुल थी वर्कर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने में। वहीं अगर हम बात करें हेनरी फ्योल की, तो हेनरी फ्योल को फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट भी कहा जाता है और जो इनकी थ्योरी है वो मेनली मैनेजर की एफिशिएंसी को बढ़ाने में की गई हैं। जितनी भी थ्योरी इन्होंने दी हैं उन सब में इन्होंने मैनेजर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी और मैनेजर किस तरीके से अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक अच्छा एसेट बनेगा उसके बारे में बात की है। इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी माइनिंग एकेडमी ऑफ सेंट एटेने से 1860 में और माइनिंग इंजीनियरिंग करी थी इन्होंने। सिर्फ 19 ईयर में ये एक माइनिंग कंपनी जिसका फ्रेंच लैंग्वेज में नाम है कंपनी दे कॉमेट्री फोर्ट चैम्बरन डिकार्जिविल, इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर का काम किया इन्होंने 1888 से 1918 तक की। आप अगर ये सामने अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पीडीएफ, तो इसमें आप देख सकते हैं इनके बारे में लिखा हो और ज़्यादा अगर आप पढ़ना चाहते हैं इनके बारे में। फ्योली थे जिन्होंने 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहले दिए, जो हम आगे इस बुक में पढ़ने वाले हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो एज इट इज़ नाम इन्होंने नहीं दिए थे उस टाइम पे, जो इन्होंने जो नाम दिए थे वो थे प्लान, ऑर्गेनाइज, कमांड, कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल। और वही आज के जो मेन फंक्शंस हैं जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, वो जो है हेनरी फ्योल ने ही दिए थे। अकॉर्डिंग टू फ्योल एक इंडस्ट्री में 6 तरह की एक्टिविटी होती हैं। तो आज जो बड़े बड़े जो बिजनेसेस हैं जो इतने फ्रूटफुल तरीके से चल रहे हैं, तो वो उन्होंने इन्हीं के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया और वो काफ़ी सक्सेसफुल हैं आज के टाइम पे। तो उन्होंने ही जो बताया था, जो एक डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं इंडस्ट्री के अंदर में, तो उन्हीं की वजह से आज जो है जितने भी अच्छी कंपनीज हैं वो चल पा रहे हैं, वो इन्हीं के दिए गए प्रिंसिपल से चल पा रहे हैं। तो इन्होंने बताया था कि एक इंडस्ट्री के अंदर में टेक्निकल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजेरियल डिपार्टमेंट होते हैं। एक अच्छे मैनेजर में ये क्वालिटीज जरूर होनी चाहिए। इन्होंने बताया था कि एक अच्छा मैनेजर वही है जो ये क्वालिटीज जिसके अंदर में है, जैसे फिजिकल क्वालिटी, मॉरल, एजुकेशन, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अगर ये चीज़ें किसी मैनेजर के अंदर में होती हैं तो वो एक बहुत अच्छा मैनेजर होता है। उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, जो उनकी बुक जो 1917 में फ्रेंच लैंग्वेज में पब्लिश हुई थी उसका नाम भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ लोगे यहाँ पे। और 1949 में ये बुक इंग्लिश में पब्लिश हुई और उसका नाम था जर्नल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। अब डिस्कस करते हैं उनके प्रिंसिपल्स को, जो मेनली मैनेजर की एफिशिएंसी कैसे बढ़ेगी और मैनेजर किस तरीके से ज़्यादा एफिशिएंट बन पाएगा उसके ऊपर काम है।
तो इनके जो पहला प्रिंसिपल जो दिया था हेनरी फ्योल ने, वो है डिवीजन ऑफ वर्क। तो डिवीजन ऑफ वर्क को हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो पहले इसमें कुछ चीज़ें हैं उसको बता देता हूँ मैं। स्पेशलाइजेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट वे टू यूज ह्यूमन एफर्ट, ये बात उन्होंने कही थी। तो पहले जरूरी है कि मैं आपको बता दूं स्पेशलाइजेशन क्या होता है। तो स्पेशलाइजेशन क्या होता है, जैसे इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपको तो ज़्यादा समझ में आएगा। सचिन तेंदुलकर को हम सब जानते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट। अगर सचिन को ऑलराउंडर बनाने में कोच ध्यान देता तो शायद हम सचिन को जानते ही नहीं। जिस तरीके से आज जितने पॉपुलर सचिन हुए थे उस पीरियड में, आज भी पॉपुलर हैं। तो आज लेकिन खेलते नहीं है तो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो है एक टाइम पे वो गॉड ऑफ क्रिकेट थे, आज भी हैं। तो अगर ऐसा जो कोच है उनको ऑलराउंडर बनाने की कोशिश करते जैसा उन्होंने इरफान पठान को किया था, तो शायद वो नाम जो कमाया है सचिन तेंदुलकर ने आज, वो नाम वो नहीं कमा पाते। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बैटिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस किया। बैटिंग पे फोकस करने की वजह से वो बैटिंग में परफेक्ट हो पाए। परफेक्ट होना ही स्पेशलाइजेशन है। यानी कि किसी एक काम को जो आपको दिया गया है आप उसको लगातार करते जा रहे हो, और उसको लगातार करने की वजह से आप उसकी बारीकियों को समझ जाते हैं और उसमें परफेक्ट हो जाते हैं। तो यही स्पेशलाइजेशन है। डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल बताता है कि वर्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करना चाहिए और वर्कर्स की एबिलिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि उनकी परफेक्शन के अकॉर्डिंग, उनके स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब असाइन करनी चाहिए। और अगर उसके अकॉर्डिंग उनको जॉब दी जाएगी तो वो काम वो बहुत अच्छी तरीके से भी करेंगे और बहुत ही कम टाइम में भी करेंगे, जिससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट भी बढ़ेगा और जो वर्कर है उनकी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। यही है डिवीजन ऑफ वर्क। दूसरा जो प्रिंसिपल दिया था हेनरी फ्योल ने, वो था अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसको समझते हैं जरा। पहले इन दो वर्ड की मीनिंग को हम समझ लेते हैं। अथॉरिटी क्या होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है। अथॉरिटी का मतलब है राइट टू गिव ऑर्डर्स एंड ऑब्टेन ओबीडियंस, यानी कि हम ऑर्डर देते हैं और हम रिस्पेक्ट भी गेन करते हैं। यानी जिन लोग को हम ऑर्डर देते हैं वो हमको रिस्पेक्ट भी देते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है कोरोलरी ऑफ अथॉरिटी। कोरोलरी का मतलब है रिजल्ट, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अथॉरिटी की वजह से ही आती है। तो ये जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये क्या है, ये प्रिंसिपल कहता है कि जो सबॉर्डिनेट्स हैं, सबॉर्डिनेट्स का मतलब हो गया कि जो भी एम्प्लॉय काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, तो उनके जो पहले कोई टॉप में होता है, टॉप मैनेजर होता है, फिर मिडिल मैनेजर होता है, फिर लोअर मैनेजर होता है। तो ये लोग क्या होता है कि टॉप मैनेजर का सबॉर्डिनेट जो होगा वो मिडिल और लोअर होगा। मिडिल का सबॉर्डिनेट कौन कौन होगा, लोअर वाला होगा। सबॉर्डिनेट का मतलब होता है नीचे काम करने वाले लोग। तो ये प्रिंसिपल कहता है कि सबॉर्डिनेट्स को सफिशिएंट अथॉरिटी देनी चाहिए ताकि वो अपनी ड्यूटी को प्रॉपरली कर सकें, और ये भी उसमें ध्यान रखा जा रहा है कि वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज ना करें। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस एग्जाम्पल को पढ़ोगे यहाँ पे, तो इस एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि एक सेल्स मैनेजर है, उसको नेगोशिएट करना है एक डील, यानी कि उसको डील फाइनल करनी है। डील का मतलब होता है कि ये मान लेते हैं कोई भी एक कंपनी है जो किसी चीज़ को बेच रही है या कोई भी काम कर रही है, तो उसमें ये जो दूसरा इंसान है जो इस बिजनेस के साथ जुड़ना चाहता है या उसके साथ बिजनेस करना चाहता है, उसको डील करना कहते हैं। तो वो क्या होता है उसके अंदर में कि वो कहते हैं कि अगर आप मुझे 60 डेज का एक क्रेडिट टाइम दोगे, यानी कि आप 60 डेज तक की मैं आपको पैसा दूंगा, इसका वो टाइम आप मुझे दोगे, तो ये डील में फाइनल करता हूँ। और इस डील से 50 करोड़ का प्रॉफिट होने वाला था। लेकिन जो इनके टॉप मैनेजर थे उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि भैया तुम 40 डेज के क्रेडिट टाइम से ज़्यादा टाइम मत देना। उन्होंने कहा कि 40 डेज तक की अगर आप पैसा वापस दे दोगे हमको हमारा, और जो भी डील फाइनल होनी है 40 डेज में हो जाएगी, तभी डील करना, नहीं तो डील मत करना। तो अब जो ये सेल्स मैनेजर है वो इस डील को फाइनल कर ही नहीं पाएगा क्योंकि रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसके ऊपर। लेकिन अगर ये रिस्ट्रिक्शन ना होती
और उससे कहा जाता है कि तुम डील फाइनल करो, कैसे भी करो, कितने डेज का क्रेडिट भी तुम दे सकते हो। तो अगर वो 60 डेज का क्रेडिट दे देता तो शायद ये 50 करोड़ का जो प्रॉफिट कंपनी को होने वाला था वो हो जाता। लेकिन अगर यहाँ पर एक बात और है कि मान लेते हैं कि जो मैनेजर था वो इस अपनी इस अथॉरिटी का मिसयूज करता और 100 डेज का क्रेडिट टाइम दे देता, तो इससे कंपनी को क्या होता, लॉस हो जाता। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें को चेक करता है कि आपके पास जो अथॉरिटी है वो इतनी होनी चाहिए कि आप बिजनेस को प्रॉफिट दिला सको, ना कि बिजनेस को लॉस में डाल दो। और एक चीज़ और है इसके अंदर में कि जैसे जो मैनेजर किसी को काम देता है, तो अगर वो उस काम को करता है और करने के बाद जो रिजल्ट है उसका उतना अच्छा नहीं आता है, तो वो मैनेजर जो है उसको डांट सकता है और उससे कह सकता है कि ये काम टाइम पे होना चाहिए था। लेकिन अगर वो जो मैनेजर है वो उस इंसान को टाइम ही ना देता करने का और अपने आप को प्रूव करने का उसको किसी भी तरीके का मतलब चीज ना करने देता उसको कि वो अपने आप को प्रूव कर पाए, अगर वो ऐसा करेगा तो फिर उसने उसको टाइम नहीं दिया अपने आप को प्रूव करने का, तो वो उसको डांटने का भी उसको राइट नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब वो अपनी अथॉरिटी का मिसयूज कर रहा है। तो अथॉरिटी का जो सही यूज करना और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सही तरीके से निभाना, यही अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट जो थर्ड जो प्रिंसिपल है जो फ्योल ने दिया था, वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन के बारे में हम सब जानते हैं, डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें अपने गोल को अचीव करना है तो डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं तो हमें क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। वो एग्जांपल यहीं पे दिया हुआ है, आप इसको पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। कंपनी, जैसे मैं इसका समरी बता देता हूँ, ये एग्जांपल जो दिया है, कंपनी लॉस में थी तो वर्कर से उसने प्रॉमिस किया कि वर्कर सब अपना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइम करो, जितना जैसे अगर 8 आवर्स का टाइम पीरियड था तो आप 10 आवर्स तक ही काम करो ताकि बिजनेस जो है उस लॉस से निकल के आगे आ जाए। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर उसके नेक्स्ट मंथ से जब से लॉस से वो रिकवर कर लेगी अपने आप को, तो उसके बाद से हम जितने भी वर्कर्स हैं उनकी सैलरी में इंक्रीज करेंगे। तो अब यहाँ पे कंपनी ने एक प्रॉमिस किया और जो वर्कर्स थे, वर्कर्स ने उस प्रॉमिस को माना, तो दोनों लोग के बीच में क्या हो रहा है, अच्छा कोऑर्डिनेशन है और दोनों लोग अपना अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं। जो वर्कर्स ने कमिटमेंट किया था कि हम एक्स्ट्रा आवर्स देंगे, लॉस से हम कंपनी को रिकवर करवाएंगे, और कंपनी ने कहा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो हम वर्कर्स को जो सैलरी है उसको बढ़ाएंगे। तो अगर दोनों लोग अपनी कमिटमेंट को पूरा कर दे रहे हैं तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। और यही एक डिसिप्लिन है कि हर कोई अपना अपना काम सही तरीके से कर रहा है, जो भी उसने कमिटमेंट कर रखी है अपने ऑर्गेनाइजेशन से उस कमिटमेंट पे वो पूरी तरीके से काम कर रहा है, यही डिसिप्लिन है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ये नॉर्मल लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, और अगर हम कहीं पे जॉब करते हैं तो वहाँ के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बन जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड वो प्रिंसिपल है जिसके ऊपर फ्योल ने बहुत एम्फेसाइज किया। उसने उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल तो जरूर होना चाहिए, अगर ये प्रिंसिपल नहीं होगा तो ऊपर जो हमने प्रिंसिपल पढ़े वो किसी काम के नहीं रहेंगे। उन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से भी जो रिजल्ट है वो अचीव नहीं हो पाएगा अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करेंगे। तो ये प्रिंसिपल क्या है और क्यों इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना फ्योल ने इसको, तो जरा इसके बारे में बात करते हैं। तो जो रिजल्ट अच्छा अगर आना है ऑर्गेनाइजेशन का तो इस प्रिंसिपल को उसने जरूर फॉलो करना पड़ेगा। और ये प्रिंसिपल कहता है कि देयर शुड बी वन एंड ओनली वन बॉस फॉर एवरी इंडिविजुअल एम्प्लॉय। यानी कि सभी लोग जो है ऑर्डर ना दें, सभी लोग जो है वो ये ना कहें कि तुम ये मत करो तुम वो मत करो, सारे वर्कर जो है कंफ्यूज हैं कि हम किसकी बात को माने। तो जो भी वर्कर्स हैं उनको जो अथॉरिटी मिलनी चाहिए, उनको जो भी काम मिलना चाहिए वो काम जो है कौन देगा, एक बॉस देगा। जैसे अगर मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ आपको कि एक डील होनी थी, एक सेल पर्सन है जो एक वर्कर है किसी एक बिजनेस के अंदर में। तो वो सेल पर्सन है, सेल पर्सन है तो वो वैसे तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, लेकिन वो अगर हम कैटेगराइज कर दें
तो मार्केटिंग मैनेजर के लिए वो काम करता है, और मार्केटिंग मैनेजर ने कहा रखा है कि तुम 10% तक का डिस्काउंट देना अपनी डील को फाइनल करने के लिए। लेकिन जो फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस मैनेजर का जो उसके लिए वो काम नहीं करता है, लेकिन क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है, तो फाइनेंस मैनेजर ने पहले ही बता रखा है सारे सेल्स पर्सन को कि अगर आपको डील फाइनल करनी है तो आप 5% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते। 5% ज़्यादा डिस्काउंट देने पे हमारी कंपनी लॉस में जा सकती है। तो अब सेल पर्सन क्या करे, वो किसकी बात को माने? अगर डील फाइनल फाइनल करनी है तो 10% का डिस्काउंट देने से बहुत अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, और अगर वो सेल्स मैनेजर की मानेगा, फाइनेंस मैनेजर की मानेगा सॉरी, तो वो काम जो है पूरा नहीं हो पाएगा। तो अब क्या हो रहा है, सेल पर्सन के ऊपर डोयल जो जो अथॉरिटी है वो हो रही है, और वो इस तरीके से कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पाएगा। यूनिटी ऑफ कमांड कहती है कि सबसे पहले तो मार्केटिंग मैनेजर और फाइनेंस मैनेजर के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। वो दोनों को पहले ही फिक्स कर लेना चाहिए कि हमें कितना डिस्काउंट देना है। उसके बाद वो बात जो है सेल पर्सन के पास जानी चाहिए, और फिर सेल पर्सन को अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। और जब ऐसा होगा तो किसी भी तरह की जो बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे वो सारे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे, और जो बिजनेस को रिजल्ट मिलना चाहिए वो बिजनेस को रिजल्ट मिल जाएगा। तो ये था यूनिटी ऑफ कमांड, यानी कि जो ऑर्डर है वो एक बॉस से ही आना चाहिए, ना कि बहुत सारे लोगों से आना चाहिए। तो यहाँ तक कि हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं यूनिटी ऑफ कमांड तक की। इसके आगे के जो भी प्रिंसिपल हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।